हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट भाग 5। इससे पहले हम 4 भाग इसके कंप्लीट कर चुके हैं, 5 भाग हम आधुनिक भारत के कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपने वो सारे वीडियो भी देखने हैं। तो अपनी क्लास का शेड्यूल अगर मैं बता दूँ तो 4 दिन लगातार सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति सुबह 10 बजे आपकी परीक्षा वाणी की क्लास आती है। परीक्षा वाणी चैप्टर वाइज, जिसमें हम चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 कंप्लीट कर चुके हैं। और रात 8 बजे एक दिन आपकी आधुनिक भारत की प्रैक्टिस सेट चलती है और अगले दिन उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट। तो आज उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट का भाग 5 करेंगे। कल आपके लिए केवल एक वीडियो आएगी, लेकिन वो स्पेशल वीडियो होगी, वो परीक्षा वाणी पर आधारित नहीं होगी, वो एक स्पेशल ट्रिक वीडियो होगी आपके लिए। तो आप लोग ध्यान रखें, 4 दिन लगातार आपकी परीक्षा वाणी की क्लास और प्रैक्टिस सेट चलेंगे। कल आपके लिए 10 11 बजे करीब एक स्पेशल वीडियो आएगी, तो सभी लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखनी है। ट्रिक वाली वीडियो होगी। और जितनी भी हमारी क्लास हो रही है उनके PDF आप लोग हमारे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन। और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे फैक्ट आपने नोट भी करने हैं। तो सीधे हमारे प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं और जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपने उन्हीं का सवाल देना है, एक्स्ट्रा सवालों का जवाब नहीं देना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी बताऊंगा वो सारे आपने नोट डाउन करते रहने हैं। तो पहला सवाल है उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट भाग 5 का। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? चंडी प्रसाद भट्ट जी, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा या इनमें से कोई नहीं? हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? चंडी प्रसाद भट्ट जी, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा या इनमें से कोई नहीं? तो सभी लोग जवाब देते रहेंगे। तो पहले सवाल का सही जवाब है, पहला सवाल है हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। इन्हें चिपको आंदोलन का सिपाही भी कहते हैं। चिपको आंदोलन का सिपाही, इनके बारे में स्पेशल वीडियो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देखनी है। चिपको आंदोलन जो हमारा चला था उसको विश्व विख्यात बनाने का श्रेय हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी को ही जाता है। तो आप लोगों ने इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखना है, चिपको आंदोलन का सिपाही, या इनको पर्यावरण गांधी भी कहते हैं। और इनके बारे में अधिक जानकारी आप हमारे वीडियो से प्राप्त कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है, पाटली दून किस पार्क में है? किस राष्ट्रीय पार्क में स्थित है? कार्बेट, राजाजी, नंदा देवी या इनमें से कोई नहीं? दूसरा सवाल है हमारा, पाटली दून किस पार्क में स्थित है? कार्बेट, राजाजी, नंदा देवी या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देते रहेंगे, जिसको भी आंसर पता है वो ज़रूर जवाब दें। तो पाटली दून, ये दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है पाटली दून, इसका सही जवाब है कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क। राष्ट्रीय पार्कों को कैसे याद करना है क्रम से, उसका वीडियो भी मैं दे चुका हूँ, ज़रूर देखें। एक बार फिर से मैं कार्बेट पार्क के बारे में आपको डिटेल बता देते हैं। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भारत का भी पहला है और एशिया का भी पहला राष्ट्रीय पार्क है। 1957 में इसका नाम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क पड़ा, ये ध्यान रखेंगे। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का अगर क्षेत्रफल हमसे पूछते हैं, ये है 520.82 वर्ग किलोमीटर। अगर हमसे पूछें इसका विस्तार किन किन जिलों में है, तो कार्बेट राष्ट्रीय पार्क का विस्तार है पौड़ी, पौड़ी के बाद है हमारा नैनीताल। देखो, फंसाने वाला सवाल यहीं पर बन सकता है। तो पौड़ी और नैनीताल हमें याद है कार्बेट स्थित है यहाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसका कहाँ स्थित है? तो कार्बेट का ज़्यादा हिस्सा मौजूद है पौड़ी में। कितना है इसका क्षेत्रफल? 312 माफ करें 312.76 वर्ग किलोमीटर इसका पौड़ी में स्थित है क्षेत्रफल।
और नैनीताल में जो इसका क्षेत्रफल स्थित है 208.80 वर्ग किलोमीटर के आसपास स्थित है। उम्मीद है आपको ये नया पॉइंट ज़रूर पता चला होगा, तो इसको नोट ज़रूर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है हमारे पेपरों के लिए। तो ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, तीसरा सवाल है हमारे पेपर का है, बेदिनी बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। बेदिनी बुग्याल कहाँ स्थित है? बेदिनी बुग्याल कहाँ स्थित है? तीसरा सवाल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग जवाब देते रहेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब है बेदिनी बुग्याल हमारा स्थित है। तीसरा सवाल है हमारा बेदिनी बुग्याल, इसका सही जवाब है चमोली। तो बेदिनी बुग्याल हमारा चमोली में स्थित है। सबसे फेमस पॉइंट इसके लिए याद रखेंगे, यह हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। बुग्याल यानी घास के मैदान। हर जिले के बुग्यालों को याद कराने के लिए भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ पहले, जो नहीं देख पाए हैं इस बीच ज़रूर देख लें, क्योंकि परीक्षा वाणी के 2-3 दिन नए चैप्टर आएंगे नहीं। नए चैप्टर अब हम सोमवार से पढ़ेंगे। तो शुक्र, शनि और रवि को पुरानी वीडियो जिसके छूट गए हैं उन सारे वीडियो को ज़रूर देख लें और अपने नोट्स बना लें। तो तीसरा सवाल है बेदिनी बुग्याल कहाँ स्थित है, या वेदिनी बुग्याल कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। अगला पॉइंट, यह राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। अगला पॉइंट, यह किसके पास स्थित है कहते हैं, तो ये ध्यान रखना है, रूपकुंड है हमारे चमोली में, उसके पास ही स्थित है हमारा बेदिनी बुग्याल। रूपकुंड वही कुंड है या वही ताल है जिसे रहस्यमयी ताल भी कहते हैं और कंकाली ताल भी कहते हैं, जो चमोली में स्थित है। रूपकुंड के अन्य नाम क्या क्या हैं? रहस्यमयी ताल या कंकाली ताल। मिस्टीरियस लेक इंग्लिश में कहेंगे तो इसको मिस्टीरियस लेक। उम्मीद है सारे पॉइंट आपने नोट करे होंगे। अगला सवाल है, चौथे सवाल पे चलते हैं। उत्तराखंड का वरदान किस वृक्ष को कहा जाता है? बुरांस, बांज, चीड़ या इनमें से कोई नहीं। बुरांस, बांज, चीड़ या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। सवाल अगर किसी को सरल भी लग रहे हैं तो मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा आपको। जो पहली बार पेपर दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, वो नोट करते जाएं। लगातार प्रयास से ही आप सफल होंगे। उत्तराखंड का वरदान कौन सा वृक्ष है? बुरांस, बांज, चीड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इस चौथे सवाल का सही जवाब है बांज। उत्तराखंड का वरदान वृक्ष है बांज। तो बुरांस क्या है? ये हमारे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। बुरांस हमारे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, बुरांस का वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। 1974 में 1974 में बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। अगले सवाल पे चलते हैं। सभी लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी बता रहा हूं उनको नोट करते हुए चलें। पांचवा सवाल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार बताइए। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार बताइए। गोविंद, केदार, मसूरी या इनमें से कोई नहीं। वन्य जीव विहारों को कैसे याद करें, इनकी क्या ट्रिक है, वो भी वीडियो में पहले ही दे चुका हूँ। जो नहीं देख पाए वो वीडियो वो ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो सवाल है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, यानी किसका एरिया, किस वन्य जीव विहार का या अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। हमारे उत्तराखंड में वन्य जीव विहारों की संख्या 7 है। अगर आपको कोड याद होगा, मैंने एक कोड लिखाया था वन्य जीव विहारों को याद करने के लिए। गोविंद और केदार नाम के 2 भाई अस्कोट की अपनी बहन सोना के बिना मसूरी और नंदौर गए। गोविंद, केदार, अस्कोट, सोना नदी, बिनसर, मसूरी और नंदौर।
तो 7 वन्यजीव विहार हमारे इसी कोड में कंप्लीट हो गए। तो सवाल हमसे पूछा है, पांचवा सवाल है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार। तो ज़्यादा डिटेल आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो पांचवें सवाल का सही जवाब है सर्वाधिक क्षेत्रफल का वन्यजीव विहार है केदार वन्यजीव विहार। केदार वन्यजीव विहार सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। इसका क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर। इसका स्थापना वर्ष है 1972 और इसका विस्तार अगर पूछेंगे तो चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। केदार वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में हुई। इसका क्षेत्रफल 957 स्क्वायर किलोमीटर है और इसका विस्तार चमोली और रुद्रप्रयाग में है। अगर क्रम के हिसाब से पूछेंगे, जिसको कोड याद है वो ऑटोमेटिक जल्दी से बता देगा। केदार वन्यजीव हमारा दूसरे नंबर का वन्यजीव विहार है। अगले सवाल पे चलते हैं। छठे सवाल पे, उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन कब हुआ? उत्तराखंड में वन पंचायतों का गठन पहली बार कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। 1911, 1921, 1931 और इनमें से कोई नहीं। और आप लोग को एक सवाल ये बता दूं मैं, ये सारे सवाल मैंने अपने परीक्षा वाणी वाली किताब से लिए हैं। ये मिक्स सवाल हैं परीक्षा वाणी वाली पुस्तक से ही। उत्तराखंड में वन पंचायतों का पहली बार गठन किस वर्ष हुआ? 1911, 1921, 1931 या इनमें से कोई नहीं। तो छठे सवाल का सही जवाब है 1931। तो उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायतों का गठन हुआ है 1931। तो छठे सवाल का सही जवाब है 1931। अगला सवाल फिर से इंपॉर्टेंट सवाल, मैती आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1992, 1994, 1996 या इनमें से कोई नहीं। मैती आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सातवां सवाल। 1992, 1994, 1996 या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे बहुत ध्यानपूर्वक। मैती आंदोलन, तो सातवां सवाल है मैती आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है मैती आंदोलन 1996। मैती आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1996। किसने शुरू करा? हमारे कल्याण सिंह रावत जी ने। किसने स्टार्ट करा मैती आंदोलन? कल्याण सिंह रावत जी ने। तो इनका एक उपनाम भी होता है। मैती किनका उपनाम है? तो मैती हमारे कल्याण सिंह रावत जी का उपनाम है। तो ये मैती आंदोलन के बारे में अगर बेसिक जानकारी में ज़्यादा डिटेल तो हम वन और वन आंदोलन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो इसके तहत क्या था, कल्याण सिंह रावत जी ने एक मुहिम शुरू करी थी। अगर किसी बिटिया की अगर शादी होती है तो वो अपने मायके में एक वृक्षारोपण करेगी पर्यावरण की रक्षा के लिए, और बाद में उसका रखरखाव वो तो करेगी, उसके मायके वाले भी करेंगे। पर्यावरण के लिए आगाह करने के लिए या पर्यावरण के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ही मैती आंदोलन चलाया गया था। तो मैती आंदोलन में क्या होता था, अगर महिलाएं क्या है एक ग्रुप बनाती थी तो उस ग्रुप का एक मुखिया होता था। गांव की महिलाएं मुखिया, एक को मुखिया चुनती थी, उस मुखिया को दीदी कहा जाता था। तो ध्यान रखेंगे, मैती आंदोलन के दौरान गांव की महिलाओं द्वारा जो संगठन बनाया जाता था उसकी मुखिया को दीदी कहा जाता था। और हमारे कल्याण सिंह रावत जी के बारे में बताएं तो ये ग्वालदम इंटर कॉलेज में टीचर थे। और ग्वालदम के बारे में अगर मैं बताऊं तो सेब और चाय के लिए भी प्रसिद्ध है हमारा ग्वालदम। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। अगला सवाल है आठवां सवाल, जोशीमठ औली रोपवे किस वर्ष शुरू किया गया? 1992, 1993, 1994 या इनमें से कोई नहीं। जोशीमठ औली रोपवे कब शुरू किया गया? 1992, 1993, 1994 या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे। और रोपवे को हिंदी में रज्जू मार्ग, रूप माने रस्सी।
8वें सवाल का सही जवाब है जोशीमठ ओली रोपवे स्टार्ट हुआ है 1993 में। 1993 में भी अक्टूबर में, अक्टूबर 1993 में जोशीमठ ओली ये हमारा रोपवे स्टार्ट हुआ है। इसकी अगर लंबाई हमसे पूछेंगे जोशीमठ ओली रोपवे की, इसकी लंबाई है 4.15 किलोमीटर, 4.15 किलोमीटर। और ओली के बारे में वैसे मैं आपको ज़्यादा जानकारी भी चुका हूँ। तो ओली में सैफ खेलों का आयोजन हुआ था 2004 में। और अगर जोशीमठ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दूं, हमारा एक मंदिर है बद्रीनाथ, भगवान विष्णु का मंदिर है बद्रीनाथ। तो इसका शीतकालीन पूजा स्थल, बद्रीनाथ मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल जोशीमठ में ही स्थित है। जोशीमठ में कौन सी जगह पे स्थित है? जोशीमठ में नरसिंह मंदिर, नरसिंह मंदिर, नरसिंह मंदिर, ध्यान रखेंगे। और ओली के ही पास में, ओली चमोली, इसके पास में एक झील भी है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उस झील का नाम है चिनाब झील, चिनाब झील। चेनाब नदी वो अलग नदी है, ये चिनाब झील है। अगले सवाल पे चलते हैं। नवा सवाल है गांधी जी ने अनाशक्ति योग नामक ये पुस्तक थी, यह कहाँ लिखी? कौसानी, कोटद्वार, हर की पौड़ी या इनमें से कोई नहीं? गांधी जी ने अनाशक्ति योग कहाँ लिखी? कौसानी, कोटद्वार, हर की पौड़ी या पैड़ी या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देते रहेंगे। तो गांधी जी ने अनाशक्ति योग ये पुस्तक हमारी लिखी थी कौसानी में, ध्यान रखेंगे आप लोग। कौसानी, गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। किस स्थल को गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था? तो कौसानी को कहा था। कौसानी का अगर पुराना नाम अगर हमसे पूछेंगे तो कौसानी का पुराना नाम है बलना, बलना। गांधी जी जब 1929 में कौसानी आए थे तो कितने दिन यहाँ रुके थे अगर हमसे पूछेंगे तो ध्यान देंगे हम लोग 12 दिन। गांधी जी कौसानी में कितने दिन रुके थे? 12 दिन रुके थे। अगला सवाल इसमें पूछते हैं कौसानी किन पहाड़ियों पर बसा हुआ है? हमारा जो कौसानी बागेश्वर में है ये पिंगनाथ पहाड़ियों पर बसा हुआ है, पिंगनाथ पहाड़ियों पर बसा है। और अगर यहीं पर पूछ दें कौसानी का संस्थापक किसे कहा जाता है? कौसानी को बसाने का श्रेय भी कह सकते हैं। तो कौसानी का संस्थापक या बसाने का श्रेय जाता है हेनरी रैमजे, हेनरी रैमजे, हेनरी रैमजे। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये चाय के बागानों के लिए भी फेमस है हमारा कौसानी। कौसानी चाय के बागानों के लिए भी फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। गांधी जी ने अनाशक्ति और कोटद्वार के बारे में डिटेल में आपको पहले ही बता चुका हूँ। कोटद्वार के अन्य नाम, जैसे कोटद्वार के अन्य नाम देखें तो स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड, और गढ़वाल का ग्रास्टिनगंज, ये भी याद होगा आपको। मोर ध्वज भी कोटद्वार को ही कहते हैं। नगर निगम बना था, ये ध्यान होगा आपको। और हर की पैड़ी तो आपको विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में बनाया था। ये हर की पैड़ी, पैड़ी माने सीढ़ियाँ, हरिद्वार में जो पैड़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं, तो इनका निर्माण अपने भाई भर्तृहरि की याद में हमारे राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। तो अगले सवाल पे चलते हैं। 10वां सवाल, राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम बताइए। हमारे उत्तराखंड में 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारे उत्तराखंड के। तो आपने बताना है ऑप्शन के हिसाब से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा धाम स्थित है। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा धाम स्थित है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री या इनमें से कोई नहीं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देते रहेंगे। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम, 10वां सवाल। तो 10वें सवाल का सही जवाब है राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम है हमारा केदारनाथ। राज्य में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम बताइए,
केदारनाथ। अब मैं सभी की ऊंचाई आपको समुद्र तल से बताने वाला हूं, तो आप लोग पॉइंट नोट करेंगे। केदारनाथ हमारा समुद्र तल से ऊंचाई पर है ये 3584 मीटर की ऊंचाई पर। अगला है हमारा बद्रीनाथ। बद्रीनाथ समुद्र तल से है 3133 मीटर की ऊंचाई पर, 3133। गंगोत्री हमारा समुद्र तल से है 3048 मीटर की ऊंचाई पर समुद्र तल से। उसके बाद आता है यमुनोत्री। यमुनोत्री समुद्र तल से है 3235 मीटर की ऊंचाई पर, 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो आपके लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में जब वीडियो ओवर हो जाएगी उसके बाद आप जवाब दे सकते हैं। हमारे उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो मंदिर है तुंगनाथ है, तो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई बतानी है आपने। समुद्र तल से ऊंचाई बतानी है। और तुंगनाथ हमारे शिव जी का पूजा स्थल है, इसके बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ आपको, उसका वीडियो मैं पहले ही दे चुका हूँ पंच केदारों को याद करने का। तो आपने ये बताना है वो कौन से नंबर का केदार है हमारा तुंगनाथ। पहले तो समुद्र तल से ऊंचाई बतानी है उसकी, और उसके बाद कौन से नंबर का केदार है ये भी बताना है आपने तुंगनाथ के बारे में। अगले सवाल पे चलते हैं, 11वां सवाल। खांडव वन कहाँ स्थित है? खांडव वन कहाँ स्थित है? सभी लोग ध्यान से सुनकर आंसर जरूर दें। सेशन पसंद आता है तो लाइक कर रहे हैं, शेयर करना है, नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अगला सवाल है, खांडव वन कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली या इनमें से कोई नहीं। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देंगे। खांडव वन, 11वां सवाल। तो 11वें सवाल का सही जवाब है, 11वां सवाल खांडव वन कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज, क्योंकि खांडव वन हमारा है। अब मैं सारे पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। खांडव वन हमारा हरिद्वार में है। ये वन महाभारत काल का माना जाता है। महाभारत काल में जब पांडवों को वनवास हुआ था, तो ऐसी मान्यता है वनवास उनका यहीं हुआ था। पांडवों का वनवास खांडव वन में माना जाता है, और वह खांडव वन हमारे शास्त्रों के अनुसार कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरिद्वार में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। ओम पर्वत कहाँ स्थित है? ओम पर्वत कहाँ स्थित है? ओम पर्वत कहाँ स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे। ओम पर्वत कहाँ स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या इनमें से कोई नहीं। ओम पर्वत कहाँ स्थित है? चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो 12वें सवाल का सही जवाब है ओम पर्वत। ओम पर्वत हमारे पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। अब ओम पर्वत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ओम पर्वत को छोटा कैलाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा कैलाश भी कहते हैं। सवाल अगर पूछें इस पर्वत की खोज किसने करी, तो इस पर्वत की खोज करी है विपिन चंद्र पांडे जी ने। ओम पर्वत की खोज करी है विपिन चंद्र पांडे जी। तो आप लोगों के लिए एक सवाल है, ये आप ही ढूंढेंगे और जवाब जरूर देंगे। जो लोग वीडियो लाइव देख रहे हैं वो ज़रूर आंसर दें ढूंढ कर। अगर आपको याद है तो अभी भी दे सकते हैं, नहीं तो ढूंढ कर ज़रूर जवाब दें कि ओम पर्वत की ऊंचाई कितनी है। ओम पर्वत की ऊंचाई बताइए। अगले सवाल पे चलते हैं। 13वां सवाल है, ढिकाला किस राष्ट्रीय पार्क का प्रवेश द्वार है? ढिकाला किस राष्ट्रीय पार्क का प्रवेश द्वार है? राजाजी, फूलों की घाटी, कार्बेट या इनमें से कोई नहीं। ढिकाला किस राष्ट्रीय पार्क का प्रवेश द्वार है? राजाजी, फूलों की घाटी, कार्बेट या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देंगे। ढिकाला किस राष्ट्रीय पार्क का प्रवेश द्वार है? सभी लोग जवाब देंगे, मैं वेट कर रहा हूं।
जो लोग भी जवाब दे रहे हैं वो बधाई के पात्र हैं, ऐसे आंसर देते रहें, लगातार प्रयास ही आपको आगे पहुंचाएगा। ढिकाला किस राष्ट्रीय पार्क का प्रवेश द्वार है? 13वां सवाल, इसका सही जवाब है हमारा कार्बेट। किस राष्ट्रीय पार्क का प्रवेश द्वार ढिकाला है? कार्बेट। और कार्बेट के बारे में बेसिक जानकारी मैं आपको दे ही चुका हूँ। यह एशिया और भारत का भी सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 1957 में ही इसका नाम चेंज हुआ था, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क की। ज़्यादा डिटेल तो मैं आपको दे ही चुका हूँ। अगले सवाल पे चलते हैं। मनसा देवी, 14वां सवाल है, मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? नील, विल्व, नर या इनमें से कोई नहीं? नील, विल्व, नर या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देते रहेंगे। मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? 14वां सवाल, नील, विल्व, नर या इनमें से कोई नहीं? बहुत सारे फैक्ट आपके क्लियर करवाने वाला हूं मैं यहाँ पर, तो बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। तो 14वें सवाल का सही जवाब है विल्व पर्वत। विल्व। तो मनसा देवी जो हमारा मंदिर है विल्व पर्वत पर है, और जो चंडी देवी मंदिर है वो नील पर्वत पर है। ध्यान रखेंगे। तो नर और नारायण पर्वतों के मध्य एक स्थल है हमारा। नर और नारायण पर्वतों के मध्य कौन सा स्थल स्थित है अगर पूछेंगे तो ये है हमारा बद्रीनाथ। हमारा बद्रीनाथ भगवान विष्णु का पूजा स्थल नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है, जहां पर नर अर्जुन को दिखाते हैं और नारायण हमारे भगवान विष्णु हो गए। नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य कौन सा स्थित है अगर कहेंगे तो? गंधमादन। नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य कौन सा स्थल स्थित है? ये है हमारा फूलों की घाटी। फूलों की घाटी। तो आप लोगों के लिए एक सवाल है, आपने ये बताना है, अगर आपको आंसर पता है तो अभी भी दे सकते हैं। नीलेश्वर और भीलेश्वर पर्वतों के मध्य कौन सा स्थल स्थित है? नीलेश्वर और भीलेश्वर। सभी लोग अगर आंसर पता है तो जरूर आंसर दें। नीलेश्वर और भीलेश्वर पर्वतों के मध्य कौन सा स्थल स्थित है? और दूसरा सवाल आपके लिए है, कंडोलिया पहाड़ियां हमारे उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? पहाड़ियों का नाम बता रहा हूं मैं। कंडोलिया। कंडोलिया पहाड़ियां। नीलेश्वर और भीलेश्वर आपने बताना है, और कंडोलिया पहाड़ियों पर कौन सा स्थल स्थित है ये भी आपने बताना है। सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरा सेशन देखेंगे और जो जो क्वेश्चन मैं पूछा हूं उनके आंसर जरूर देंगे। अगला सवाल है, अगला सवाल है, द्रोण घाटी कहाँ स्थित है? द्रोण घाटी कहाँ स्थित है? 15वां सवाल, द्रोण घाटी कहाँ स्थित है? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी या इनमें से कोई नहीं? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, इनमें से कोई नहीं? सभी लोग जवाब देंगे 15वें सवाल का। द्रोण घाटी कहाँ स्थित है? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी या इनमें से कोई नहीं? तो 15वें सवाल का सही जवाब है द्रोण घाटी स्थित है हमारे देहरादून में। हमारे देहरादून में। तो देहरादून के कुछ अन्य नाम मैं आपको बता दूं, जैसे सैनिक नगर, सैनिक नगर, वन नगर, लीची नगर, पृथ्वीपुर, ये सारे अन्य नाम हैं हमारे देहरादून के। सैनिक नगर, वन नगर, लीची नगर, पृथ्वीपुर, पृथ्वीपुर। इंडियन मिलिट्री अकादमी यहीं तो स्थित है हमारी, इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA देहरादून में। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, अगर अभी आंसर देना चाह रहे हो तो आप लोग दे सकते हैं। जो हमारा IMA है, इंडियन मिलिट्री अकादमी, इसका स्थापना वर्ष बताइए। अगर महीना भी बता देंगे तो बहुत बढ़िया, लेकिन वर्ष बताएं तो बहुत सही।
IMA का स्थापना वर्ष बताइए। सभी लोग जवाब देना चाहते हो तो दे सकते हैं। तब तक मैं अगला सवाल पढ़ देता हूं। अगला सवाल है 16वां सवाल, गोविंद बल्लभ पंत जीबी पंत, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी की जन्मभूमि निम्न में से किस स्थल के पास है? चौबटिया, रानीखेत, शीतलाखेत या इनमें से कोई नहीं? परीक्षा वाणी से लिया गया सवाल है और पूछा गया सवाल भी है ये। गोविंद बल्लभ पंत जी की जन्मभूमि किसके पास है? चौबटिया, रानीखेत, शीतलाखेत या इनमें से कोई नहीं? गोविंद बल्लभ पंत जीबी पंत, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत, 1957 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 16वें क्वेश्चन का सही जवाब है शीतलाखेत। शीतलाखेत, शीतलाखेत। अब गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में एक पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया है। 1957 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। यूपी के पहले सीएम, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यही रहे हैं। और जिस समय इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था तो ये भारत के हमारे गृह मंत्री थे, गृह मंत्री थे। तो आप लोग के लिए एक सवाल है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? हमारे भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो शीतला खेत के पास हमारे गोविंद बल्लभ पंत की जन्मभूमि है और शीतला खेत के पास में ही एक प्रसिद्ध मंदिर है हमारे अल्मोड़ा का, शाही देवी मंदिर। शाही देवी मंदिर मैं लिख देता हूं, शीतला खेत के पास ही एक प्रसिद्ध मंदिर है हमारा शाही देवी मंदिर। और किस गांव में हमारे गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म हुआ अगर पूछ देंगे तो आपने याद रखना है खूंट ग्राम में। खूंट ग्राम। पूछे गए सवालों का भी जवाब देते रहें। अगले सवाल पे चलते हैं। 17वां सवाल, 3 जिलों में विस्तृत राष्ट्रीय पार्क निम्न में से कौन सा है? 3 जिलों में विस्तृत राष्ट्रीय पार्क निम्न में से कौन सा है? कार्बेट, राजाजी, गोविंद या इनमें से कोई नहीं? कार्बेट, राजाजी, गोविंद या इनमें से कोई नहीं? कार्बेट, राजाजी, गोविंद या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय पार्कों को याद कराने का तो पूरा तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप ज़रूर वो वीडियो देखें। लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक उसको देखें तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो 3 जिलों में विस्तृत जो हमारा राष्ट्रीय पार्क है वो राजाजी है। जिसको मैंने कोड याद कराया था उसको तो ऑटोमेटिक याद होगा। तो इसका विस्तार 3 जिलों में है। इसका कोड है PHD, पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून। पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर राजा जी का स्थापना वर्ष हमसे पूछ दें, जो राजा जी हैं, तो आप देखिए ना, राजा तो सबसे ज़्यादा फैलेंगे, मैं राजा हूँ, आई एम द किंग करके वो विस्तार करेंगे अपना। तो ऐसे याद रखना है। सर्वाधिक जिलों में विस्तृत कौन सा राष्ट्रीय पार्क है हमारा? तो सर्वाधिक जिलों में विस्तृत हमारा राष्ट्रीय पार्क है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। इसका स्थापना वर्ष कब है? 1983। क्षेत्रफल हमसे अगर इसका पूछेंगे, ये रिवीजन करा रहा हूँ मैं, पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, ये 820.42 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में अगर हमारा देखें तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है हमारा गंगोत्री, जिसका क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर और स्थापना वर्ष है 1989, 1989। तो क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा है हमारा राजाजी। क्षेत्रफल में उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सभी लोग इसको नोट जरूर करेंगे, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा है? गंगोत्री है। हमारे उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 6 राष्ट्रीय पार्क हैं। सबसे पहला कार्बेट और सबसे नया गंगोत्री, सबसे बड़ा भी गंगोत्री और सबसे छोटा पूछेंगे तो फूलों की घाटी। ये सारे पॉइंट मैंने क्लियर करा रखे हैं उस वीडियो में, राष्ट्रीय पार्क वाले में, तो वीडियो ज़रूर देख लें आप लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारे चैनल का नाम बिल्कुल भूलना नहीं है आपने, उत्तराखंड ज्ञान विथ जीवन। टेलीग्राम पर भी हम इसी नाम से हैं, जहाँ से आप हमारी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सर्वाधिक
पर्यटकों को आकर्षित करने वाला दूसरा राष्ट्रीय पार्क बताइए। देखिए कितना अच्छा सवाल है। सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला उत्तराखंड का दूसरा राष्ट्रीय पार्क बताइए। तो इसके ऑप्शन है फूलों की घाटी, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क या इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला उत्तराखंड का दूसरा राष्ट्रीय पार्क बताइए। ऑप्शन है फूलों की घाटी और राजाजी राष्ट्रीय पार्क, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे। तो 18वें सवाल का सही जवाब है सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला है हमारा कार राज दूसरे नंबर पे अगर पूछेंगे, दूसरा नंबर पूछा है तो दूसरे नंबर पे है राजा जी। सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने में अगर नंबर 1 हमसे अगर पूछते हैं तो नंबर 1 पे है कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, दूसरे नंबर पे है राजा जी, तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आते हैं हमारे फूलों की घाटी में आते हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क और कार्बेट और राजा जी के बारे में तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं पहले बता चुका हूँ, दोनों से रिलेटेड हैं, दोनों बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं। तो कार्बेट को 1973 में बाघ बाघ रिजर्व घोषित किया गया और हमारे राजा जी राष्ट्रीय पार्क को 2016 में बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। हमारे उत्तराखंड में केवल 2 राष्ट्रीय पार्क ऐसे हैं जो बाघों के लिए संरक्षित हैं। सबसे पहला है कार्बेट 1973 और दूसरा है हमारा राजा जी राष्ट्रीय पार्क 2016। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट नोट जरूर करे होंगे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है आपने। सुनने का अच्छी आदत है तो आप ये सारे पॉइंट आराम से याद रख सकते हैं। अगला सवाल है 19वां सवाल, रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? भगवान राम का मंदिर रघुनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? नैनीताल, टिहरी, चमोली या इनमें से कोई नहीं। नैनीताल, टिहरी, चमोली या इनमें से कोई नहीं। नैनीताल रघुनाथ मंदिर के बारे में पूछ रहे हैं। सभी लोग जवाब देते रहेंगे फटाफट, इसको आंसर आता है। रघुनाथ मंदिर किस जिले में है? नैनीताल, टिहरी, चमोली या इनमें से कोई नहीं। तो 19वें सवाल का सही जवाब है हमारा टिहरी गढ़वाल। टिहरी रघुनाथ मंदिर है टिहरी में। ये भगवान राम से कैसे संबंधित है? जब रावण का वध करके हमारे श्री राम टिहरी वाले क्षेत्र में आए थे तो मान्यता है कि इसी क्षेत्र में आए थे। तो ये रघुनाथ मंदिर भगवान श्री राम के, जब इन्होंने रावण का वध किया था हमारे श्री राम ने, तो उसके बाद जब ये यहाँ आए थे तो उसी का साक्षी है हमारा रघुनाथ मंदिर। तो रघुनाथ मंदिर के बारे में ध्यान रखना है। अगर पूछें किस शैली में बना है तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इस मंदिर की प्रतिस्थापना किसने करी? देखो मंदिर तो पहले से था, प्रतिस्थापना अगर पूछेंगे तो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने रघुनाथ मंदिर की प्रतिस्थापना करी है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और टिहरी में अगर कोई पंचप्रयाग है या नहीं है, अगर है तो उस पंचप्रयाग का नाम बताइए आप। कोई प्रयाग अगर है तो उसका नाम भी बताइए। जो जो जानकारी आपको उसके बारे में है उसके बारे में बताइए, अगर है तो कोई प्रयाग हमारे टिहरी में। अगला सवाल है 20वां सवाल, नागनाथ मंदिर किस जिले में है? नागनाथ मंदिर, नागनाथ मंदिर किस जिले में है? चमोली, चंपावत और रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। नागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग या इनमें से कोई नहीं। नागनाथ मंदिर, सभी लोग जवाब देते रहेंगे, मैं वेट कर रहा हूं। नागनाथ मंदिर,
तो नागनाथ मंदिर हमारा स्थित है, ऑप्शन है चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, इनमें से कोई नहीं। तो नागनाथ मंदिर हमारा स्थित है चंपावत में स्थित है, चंपावत में स्थित है हमारा नागनाथ मंदिर। तो आप लोग जल्दी से बताइए चंपावत का स्थापना वर्ष क्या है। चंपावत जो हमारा जिला बना उसका स्थापना वर्ष बताइए। तब तक मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ जो चंपावत में मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर हैं। एक गुरना माता मंदिर है, गुरना माता मंदिर तो हमारे पिथौरागढ़ में है। अगर पूछें गुरना माई मंदिर बताइए, तो गुरना माई मंदिर हमारे चंपावत में स्थित है। कटारमल सूर्य मंदिर सभी ने नाम सुना है, अल्मोड़ा में स्थित है। तो एक सूर्य मंदिर हमारे चंपावत में भी स्थित है जिसका नाम है खेती खान सूर्य मंदिर, खेती खान सूर्य मंदिर। घोड़ाखाल सूर्य मंदिर हमारे नैनीताल में स्थित है। भटवाड़ी सूर्य मंदिर हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। पलेठी का सूर्य मंदिर हमारे टिहरी में स्थित है। और भी बहुत सारे हैं, अभी उनके बारे में भी देखेंगे। अभी हम चंपावत के मंदिर देख लेते। तो गुरना माई मंदिर हमारे चंपावत में, खेती खान का सूर्य मंदिर हमारे चंपावत में स्थित है। हिडिंबा मंदिर, हिडिंबा ध्यान रखना है आपने, हिडिंबा मंदिर चंपावत में स्थित है। हिडिंबा। घटोत्कच, घटोत्कच मंदिर भी हमारा कहाँ स्थित है, घटोत्कच मंदिर भी हमारा चंपावत में स्थित है। एक और मंदिर है झूठा मंदिर। देखिए हमारे उत्तराखंड के जो पेपर होते हैं उसमें उटपटांग से सवाल भी पूछ देता है वो। तो झूठा मंदिर कहाँ स्थित है पूछ देगा वो, तो ध्यान रखना है आपने। झूठा मंदिर भी हमारा चंपावत में स्थित है। गुरना माई मंदिर, खेती खान सूर्य मंदिर, घटोत्कच मंदिर, झूठा मंदिर और हिडिंबा मंदिर, ये सारे मंदिर हमारे चंपावत में स्थित हैं। और कुछ सूर्य मंदिर भी बताए, जैसे टिहरी में सूर्य मंदिर है हमारा। टिहरी में कौन सा सूर्य मंदिर है, पलेठी का सूर्य मंदिर, पलेठी का सूर्य मंदिर। उत्तरकाशी में अगर पूछेंगे तो मंजियाली का सूर्य मंदिर, मंजियाली, मंजियाली का सूर्य मंदिर और भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, ये कहाँ स्थित है, हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। अल्मोड़ा में तो हम जानते ही हैं, और अल्मोड़ा में हमारे कटारमल है। अगर पिथौरागढ़ में कोई मंदिर सूर्य मंदिर पूछ दें तो सूर्य मंदिर है, याद रखना, मड़ का सूर्य मंदिर, मड़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है। अगर हमसे पूछ दें घोड़ाखाल सूर्य मंदिर बताइए, तो घोड़ाखाल सैनिक स्कूल आपने नाम जरूर सुना होगा, हमारे नैनीताल में स्थित है। तो घोड़ाखाल सूर्य मंदिर भी हमारा कहाँ स्थित है, नैनीताल में स्थित है। उम्मीद है आपको हमारे प्रैक्टिस सेट, ये जितने भी वीडियो हम भेज रहे हैं या परीक्षा वाणी से रिलेटेड, आधुनिक भारत से रिलेटेड, या जितने प्रैक्टिस सेट हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके इनको ज़रूर शेयर करें और आप इनको ज़रूर देखें। आप तो ज़रूर देखें, जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर देखें, इनसे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अपनी तैयारी तो करनी है, मैं कल भी बता चुका हूँ, 3 से 4 घंटे तो अपना सेल्फ स्टडी करनी है। उसके अलावा जो 1-2 वीडियो हमारे 4 दिन लगातार हमारे 2 वीडियो आते हैं, एक सुबह एक शाम। फ्राइडे और सैटरडे को केवल 1 वीडियो आएगा हमारा। अब संडे का क्या प्लान होगा वो तो देख लेंगे हम। तो 4 दिन लगातार सुबह 10 बजे हमारा परीक्षा वाणी का सेशन आएगा और रात 8 बजे हमारे प्रैक्टिस सेट चलेंगे, और फ्राइडे और सैटरडे को स्पेशल वीडियो आएंगी। तो माना किसी का 4 दिन शुरुआत के छूट जाता है कोई वीडियो परीक्षा वाणी से रिलेटेड या प्रैक्टिस सेट, तो अगले 3 दिन यानी शुक्र शनि रवि को उनको आप देख सकते हैं, रिवाइज करके देख सकते हैं। हमारी जितनी भी सारी क्लास में अपलोड करता हूँ सारी लाइव क्लास चलती हैं। लाइव आने का फ़ायदा ये होता है मैं 1 to 1 सबसे इंटरेक्शन कर सकता हूँ। माना किसी को कोई समस्या हो रही है तो उनका चैट में मैं जवाब दे सकता हूँ। अगर कोई लाइव नहीं आ सकता है सुबह 10 बजे और रात 8 बजे, सोम मंगल बुध और बृहस्पति को, तो वो वीडियो बाद में भी देख सकता है। और कोई समस्या हो रही है, कुछ पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो अपनी सारी समस्याएं आप ज़रूर लिख सकते हैं। अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में लिखिए, बुरा लग रहा है उसके बारे में भी लिखिए। उम्मीद है आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, हमारे वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।